Hi, good afternoon, everyone. Myself, Dr. Vasini Bhatt, and I welcome you all in this Friday Facebook Live. Month May is a National Stroke Awareness Month, and that's why we have planned this session for the stroke awareness. Today we have with us our expert Dr. Mukesh Sharma. Sir, welcome to the talk. And sir is a director neurointervention and stroke. So sir, we have selected the topic stroke. तो आज हम ऐसा करेंगे कि स्ट्रोक के बारे में जो भी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है उसको बिल्कुल ही सिंपल लैंग्वेज में ज़्यादा से ज़्यादा व्यूअर तक पहुंच सके, वो हमारा गोल रहेगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए ये है कि सर स्ट्रोक क्या है? स्ट्रोक मतलब लकवा, जो एक ब्रेन की बीमारी है। और इसमें ब्रेन के किसी पार्ट की ब्लड सप्लाई में अवरोध होता है। ओके। और ये अवरोध मोस्टली दो वजह से होता है। या तो उसकी जो ब्लड सप्लाई की जो नलियाँ हैं, वाहिका हैं या वेसल्स है, उसमें ब्लॉकेज आ जाए, जिसको हम हमारी लैंग्वेज में इस्केमिक स्ट्रोक बोलते हैं। और दूसरी वजह होती है कि वो जो धमनी है वो फट जाए, जिसको हम ब्रेन हैमरेज बोलते हैं। तो मोस्टली लकवा जो इनको होता है वो मोस्टली ब्रेन की ब्लड वेसल में ब्लॉकेज की वजह से होता है। और ये ब्लॉकेज यूजुअली क्लॉट फॉर्मेशन, जो ब्लड के जो सेल्स होते हैं उससे क्लॉट बन जाता है वेसल्स के अंदर, और वो उस नली को बंद कर देता है। ये जो क्लॉट है वो खून की नली, ब्रेन की खून की नली में बन सकता है, या और कहीं बड़ी वेसल्स में, लाइक जो हार्ट से निकलती है उसमें बनकर ब्रेन के अंदर जा सकता है और छोटी नली को ब्लॉक कर सकता है। या ये क्लॉट हार्ट के अंदर, क्योंकि हार्ट का काम पंपिंग का है, तो वहाँ बनकर वहाँ से डिस्लोज होकर ब्रेन की नली में जाकर ब्रेन की नली को ब्लॉक कर देता है। तो जैसे ही नली बंद होती है वो ब्रेन का पार्ट काम करना बंद कर देता है। तो जैसे बाकी बॉडी के जो अंग होते हैं उनका एक ही काम होता है। जैसे लीवर का है एंजाइम्स बनाने का काम है, लंग्स का है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज है, किडनी है यूरिन बनाना है। पर ब्रेन के डिफरेंट फंक्शन होते हैं और वो पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। तो जिस एरिया की सप्लाई बंद हुई वैसे ही बाहर वो लकवे की तरह दिखता है। ओके सर, तो जो दो मेजर आपने जो रीजंस बताया कि इश्चेमिक कॉज इज देयर एंड अनदर कॉज इज अ हेमरेजिक, राइट? तो ये होने के कारण क्या क्या हो सकते हैं? व्हाट आर द कॉजेज? कॉजेज है कि वो क्लॉट जो बना है वो ब्रेन की नली के अंदर एथेरोस्क्लेरोसिस मतलब कोलेस्ट्रॉल जमा होने की वजह से जब वो रफ सरफेस हो जाती है तो वहाँ क्लॉट फॉर्मेशन हो जाता है। या जो ब्रेन के लिए ब्लड वेसल्स नेक में से होके जाती है उसको कैरोटिड आर्टरी बोलते हैं। यहाँ यूजुअली कॉमन साइट है जहाँ पर कोलेस्ट्रॉल जमा होता है और वो रफ सरफेस बनाकर उस नली को बंद कर देता है। तीसरा जो कॉमन साइट है वो है हार्ट। तो हार्ट के अंदर जिनको हार्ट वॉल्व की प्रॉब्लम है या हार्ट बीट की, जिसको एट्रियल फिब्रिलेशन बोलते हैं, उनमें उन पेशेंट्स में क्लॉट हार्ट के अंदर बनता है और वहाँ से डिस्लोज होकर चला जाता है और वो ब्रेन की वेसल्स को बंद कर देता है। तो इससे इस्केमिक स्ट्रोक होता है, मतलब खून की नली बंद होने से वहाँ की एरिया को ब्लड नहीं पहुँचता है। दूसरा होता है हेमरेजिक, जो 80-90% जो ब्रेन में हेमरेज होता है वो हाई ब्लड प्रेशर की वजह से होता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है, और यस कल वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे था, तो यदि किसी मरीज को हाइपरटेंशन है तो उसको 4 टाइम ज़्यादा रिस्क है हार्ट अटैक की और ब्रेन अटैक मतलब स्ट्रोक की। तो आप अपना बीपी रूटीन लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से और मेडिसिन लेकर कंट्रोल करें। एग्जैक्टली। एंड सर, व्हाट आर द रिस्क फैक्टर्स फॉर दिस स्ट्रोक? स्ट्रोक के होने की दो तरह के रिस्क फैक्टर होते हैं। एक होता है मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर, दूसरा होता है नॉन मॉडिफाइबल। तो मॉडिफाइबल मतलब जिनको आप चेंज कर सकते हो और इम्प्रूव करके उसके आपके फ्यूचर में स्ट्रोक होने की संभावना को कम कर सकते हो। नॉन मॉडिफाइबल मतलब आप चेंज नहीं कर सकते। वो नॉन मॉडिफाइबल है, जैसे आप मेल हो, आप जेंडर चेंज नहीं कर सकते। सेकंड, आपको फैमिली हिस्ट्री है, आपके किसी फैमिली में किसी को स्ट्रोक हुआ है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते, आप जेनेटिक चेंज नहीं कर सकते। आपको पास्ट में स्ट्रोक हुआ है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। आप एशियन हो तो आपको स्ट्रोक होने की संभावना, आप उस चीज़ को भी चेंज नहीं कर सकते। ये नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर जिनको चेंज नहीं कर सकते। पर नॉन मॉडिफाइबल से ज़्यादा मॉडिफाइबल फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे
लाइफस्टाइल, जैसे डायबिटीज है जिनको, ब्लड प्रेशर है जिनको लिपिड ज़्यादा है, जैसे हाइपर कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं वो ज़्यादा है, आप ओबेज हो, आपकी सेडेंटरी लाइफ है, आप स्मोकिंग करते हो, जंक फूड खाते हो, ये सब चीज़ों को आप चेंज कर सकते हो, इनसे आप रिवर्स कर सकते हो, तो आपको फ्यूचर में स्ट्रोक होने की संभावना कम रहेगी। और आपको हार्ट डिजीज है, ये भी एक रिस्क फैक्टर है। ओके, सो हेल्दी लाइफस्टाइल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रिवेंट जिनको बीमारी है, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, कोलेस्ट्रॉल, उसकी प्रॉपर दवा और प्रॉपर फूड लेने से आप स्ट्रोक और हार्ट अटैक दोनों का ही कम कर सकते हैं। एग्जैक्टली सर। और अगर हम स्ट्रोक की बात करें तो उसका क्लिनिकल पिक्चर क्या रहेगा? जैसे कि नॉन मेडिको कोई इंसान है, उसको समझना है कि ये सिम्टम्स दिख रहे हैं तो क्या स्ट्रोक है, हाउ द पर्सन अंडरस्टैंड? सो स्ट्रोक जब किसी को होता है तो विद इन मिनट और सेकंड के अंदर पेशेंट को उसका एक साइड का एक अंग, हाफ अंग काम करना बंद कर देता है। ओके, तो ये बहुत इजी है। यदि आपकी फैमिली में और नेबर्स को या किसी रिलेटिव को सडनली एक हाथ पैर काम करना बंद कर दिया है, मतलब उसको लकवा हुआ है। इसके अलावा यदि सडनली बैलेंस का तकलीफ हुआ है, यदि बैलेंस नहीं कर पा रहा है बॉडी का, और पर्टिकुलरली हाफ साइड का, तो उसको लकवा हुआ है। यदि किसी को सडनली विजन लॉस, आंखों की दृष्टि गई है, तो भी उसको लकवा हुआ है। यदि किसी को स्पीच बोलने में तकलीफ हो रही है अचानक, स्पीच, तो इसको ये बहुत इजी तरीके से याद रखा जा सकता है जनरल पब्लिक के द्वारा। फेस, ओके, एक वर्ड है जिसका हर एक लेटर स्ट्रोक के सिम्टम्स को बताता है। ओके, एफ मतलब फेस, यदि फेस टेढ़ा हो गया है मतलब आपको लकवा हुआ है। ए मतलब आप आर्म उठा नहीं कर पा रहे हो या ड्रिफ्ट हो रहा है, तो आपको लकवा हो सकता है। एस फॉर स्पीच, यदि आपको स्पीच में प्रॉब्लम है तो आपको लकवा हुआ है। टी स्टैंड फॉर टाइम, तो यदि आप टाइमली ट्रीटमेंट कराएं ऐसे हॉस्पिटल में जो स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल हो, तो आपका ये लकवा रिवर्स हो सकता है। ओके, तो यही मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था सर कि रिकवरी जो है वो पॉसिबल है कि इट इज डिपेंड अपॉन द स्टेजेस एंड द क्लिनिकल पिक्चर। जैसे मैंने आपको बताया कि जो लकवा मोस्टली इस्केमिक स्ट्रोक मतलब क्लोट बन के वो ब्लड वेसल्स बंद करने की वजह से होता है। यदि ये क्लोट को डिसॉल्व कर दिया जाए या इस क्लोट को उस नली से निकाल दिया जाए, तो ब्लड फ्लो वापस हो सकता है, और ये ब्लड फ्लो वापस टाइमली हो तो लकवा रिवर्ट कर सकता है। ओके, तो इसके डेफिनेटली यदि टाइम रहते, गोल्डन आवर्स या टाइम रहते, ये क्लोट जो ब्लड वेसल्स बंद हुई है क्लोट की वजह से, उसको ओपन कर दिया जाए तो डेफिनेटली ये मरीज ठीक हो सकता है। तो इसको क्लोट को डिसॉल्व करने की एक मेडिसिन आती है जिसको दिया जा सकता है, जिसको थ्रोम्बोलाइसिस बोलते हैं, और प्रोसीजर के द्वारा या ऑपरेशन के द्वारा या पैर की नली से या हाथ की नली से इस क्लोट को वायर और स्टेंट के द्वारा बाहर से निकाला जा सकता है, जिसको थ्रोम्बेक्टोमी बोलते हैं। यदि ये टाइमली मिल जाए किसी मरीज को तो उसके ठीक होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। ओके सर, और आपने एक बहुत ही अच्छा वर्ड यूज़ किया, गोल्डन आवर। सो आप हमारे व्यूअर्स को बताएं कि गोल्डन आवर क्या है और उसका इम्पोर्टेंस क्या है। सो जैसे ही ब्रेन की वेसल्स बंद होती है, उसकी उस एरिया की जो सेल्स है वो बेहोशी की अवस्था में चली जाती है और धीरे धीरे वो डेड होने लगती है यदि नली नहीं खुले। यदि ये नली खुल जाए तो वो बेहोशी से डेड होने की अवस्था में नहीं जाएगी और वापस नॉर्मल अवस्था में आ जाएगी वो सेल्स। तो ये एक टाइम बाउंडेड है। ओके, और जिसको हम गोल्डन आवर्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो क्लॉट डिसॉल्विंग मेडिसिन के लिए वो 4.5 घंटे हैं। और थ्रोम्बेक्टोमी जो है ट्रीटमेंट, उसको 24 घंटे तक इस मरीज को कर सकते हैं। जो गोल्डन आवर्स है, जब मरीज हमारे हॉस्पिटल में आता है तो उसको 1 घंटे के अंदर ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। सो दैट इज द गोल्डन आवर्स। और जिस हॉस्पिटल का एक गोल्डन आवर 30 मिनट्स या 13 मिनट से कम है, इसका मतलब वो बहुत अच्छी तरीके से स्ट्रोक के मरीज को ट्रीट कर रहा है, जैसे हमारा हॉस्पिटल। ओके, तो हमारे हॉस्पिटल में जैसे स्ट्रोक पेशेंट आता है, इमरजेंसी में एक अनाउंसमेंट होता है। ओके, पूरे हॉस्पिटल में कि स्ट्रोक का पेशेंट आया है, तो ये अनाउंसमेंट एक कोड जनरेट होता है। और जो स्ट्रोक टीम है उसको फोन किया जाता है कि एक स्ट्रोक पेशेंट है। ये इसलिए किया जाता है कि मरीज का जो ट्रीटमेंट मिले
उस टाइम को कट कर सकें, उसको प्रिविलेज मिलती है देखने के लिए डॉक्टर के, इन्वेस्टिगेशन के लिए, सीटी और एमआरआई के लिए और ब्लड इन्वेस्टिगेशन के। सो इसको प्रायोरिटी मिलती है और ये इंफॉर्मेशन डॉक्टर जो ट्रीट कर रहा है उसको सबसे पहले मिल जाती है। ओके, इससे एक प्रोटोकॉल बेस्ड इस मरीज का इन्वेस्टिगेशन होता है और ट्रीटमेंट होता है और फिक्स प्रोटोकॉल है। इसलिए हम जो 60 मिनट है हमारे हॉस्पिटल में मोस्टली ये ट्रीटमेंट 25-30 मिनट्स में मिल जाता है। सो दैट इज द गोल्डन आवर्स। सर, इसके ऊपर से एक लास्ट क्वेश्चन कि ये स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल जो है उसमें कौन कौन से नॉर्म और कैसे सिस्टम सेट किया जाता है? स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल का मतलब ये है कि स्ट्रोक होता है किसी को, जैसे मैंने बताया 2 तरह के स्ट्रोक होते हैं, हेमरेजिक स्ट्रोक और ब्रेन हेमरेज और इस्केमिक स्ट्रोक और क्लॉट बनने की वजह से। तो इसका डायग्नोसिस जो होता है या सीटी और एमआरआई के ऊपर होता है। तो जो हॉस्पिटल इन हाउस सीटी और एमआरआई हो, जिस हॉस्पिटल में 24 आवर्स 7 इमरजेंसी सर्विसेज अवेलेबल हो, 24/7 एक्सपर्ट न्यूरोलॉजिस्ट और जो क्लॉट निकालने के जैसे थ्रोम्बेक्टोमी के जो प्रोसीजर है उसको करने वाला डॉक्टर अवेलेबल हो। तो ये सब सुविधाएं जिस हॉस्पिटल में हो उसको स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल बोलते हैं। यदि कोई मरीज स्ट्रोक होने के बाद इस स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल में पहुंचता है तभी ये ट्रीटमेंट मिल सकता है। यदि वो मरीज ऐसे हॉस्पिटल में पहुंचे जहां पर ये चारों सुविधा अवेलेबल नहीं है तो वो ट्रीटमेंट मिल ही नहीं सकता। तो उसके ठीक होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाती है। और फिर वो गोल्डन आवर्स भी गोल्डन आवर्स मायने रखता है। एग्जैक्टली। और आपने बहुत ही अच्छी तरीके से सर, बहुत ही सिंपल वे में पूरा स्ट्रोक के बारे में जो है आज जानकारी दी है। एट द लास्ट, इफ यू वांट टू गिव सम टिप्स टू आवर व्यूअर्स। स्ट्रोक को पहचाने बहुत इजी है। अचानक आपके किसी रिलेटिव को वन साइडेड पैरालिसिस लकवा हुआ है, मतलब उसको स्ट्रोक है। आप उस हॉस्पिटल में पहुंचिए जो स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल है। स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल का मतलब जहाँ पर इमरजेंसी सर्विसेज है, सीटी एमआरआई सर्विसेज है, न्यूरोलॉजिस्ट है और न्यूरो इंटरवेंशन करने वाला, वो थ्रोम्बोक्टोमी करने वाला प्रोसीजर, जो क्लॉट रिमूव करने वाला प्रोसीजर करने वाला डॉक्टर है, तभी आपके मरीज के ठीक होने की संभावना बढ़ती है। और आप जितना जल्दी लेके जाओगे, जितना जल्दी ये थ्रोम्बोलाइसिस और थ्रोम्बेक्टोमी का उपचार मिलेगा, उतनी ज़्यादा चांसेस है मरीज के वापस रिकवर होने के लिए। एंड लकीली 8-10 साल से ये ट्रीटमेंट अवेलेबल है और बहुत सारे मरीज जो ऐसे हॉस्पिटल में पहुंचते हैं उनके रिकवरी होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। Okay, so thank you so much, sir, for joining us and giving such a beautiful information regarding the stroke. Thank you. Thank you so much.